आज के इस वीडियो में हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को देखने वाले हैं रिएक्ट में कि क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट ओपी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले बताऊंगा रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो ये फोटो देख रहे हो उसमें आप लोगों को दिखेगा app.js कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। अब देखो मान लो हमने app.jsx के अंदर कुछ भी डाला, ठीक है, उसके भी अंदर हमने बनाए बहुत सारे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6। अब मान लो app.js में एक स्टेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना बात को, एक स्टेट है मान लो app.js में और उसका नाम मान लो काउंटर है, ठीक है। अब इस काउंटर को मान लो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कंपोनेंट 14 में। बेसिकली app.js में ये सारे कंपोनेंट्स हैं, फिर हमने और कंपोनेंट्स बनाए जो कि हमने फर्दर इन कंपोनेंट्स में यूज़ किए। बेसिकली हमने अपने आप को बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ा, जैसे कि नैव बार, कार्ड, साइड कार्ड, फुटर के अंदर भी मान लो कोई बटन है तो वो बटन कंपोनेंट अलग से हमने यूज़ कर लिया, तो हमारी ऐप कुछ इस तरह से दिखेगी। हमारा app.jsx तो मेन पेज है, फिर बाकी हमारे ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब मान लो जो काउंटर मैंने app.jsx में बनाया है वो मुझे इस्तेमाल करना पड़ गया कंपोनेंट 17 में, या फिर मान लो कंपोनेंट 15 में, या फिर मान लो कंपोनेंट 11 में यूज़ करना पड़ गया, तो मुझे प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ती है। प्रॉप ड्रिलिंग का क्या मतलब है? प्रॉप ड्रिलिंग का बेसिकली मतलब ये है कि मैं यहाँ पर काउंटर को एज प्रॉप सबसे पहले कंपोनेंट 2 को भेजूंगा, फिर कंपोनेंट 8 के अंदर भी मुझे अगर एक्सेस करना है तो कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 8 में भेजूंगा। अगर बहुत सारी नेस्टिंग हो रही है ऐप में, मान लो app.jsx है, इसके अंदर एक कंपोनेंट 2 है, इसके अंदर एक कंपोनेंट 8 है, मान लो कंपोनेंट 8 के अंदर एक और मान लो मिनी नैव बार होता, मिनी नैव बार में एक और बटन होता, तो मुझे ये सारे प्रॉप्स के तौर पे भेजने पड़ते हैं। ऐप से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से, तो ना एक हेडेक सा आ जाता है कि यार इतनी सारे कंपोनेंट्स में मैं ज़बरदस्ती, मतलब कंपोनेंट 2 में मुझे काउंटर चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कंपोनेंट 2 में एज प्रॉप भेज रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं इसके अंदर के जो नेस्टेड कंपोनेंट्स में वहाँ तक पहुँचा पाऊँ अपनी उस स्टेट को। क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, आसान तरीका है। कितना बढ़िया होता अगर जो काउंटर मैंने app.jsx में बनाया है वो मैं डायरेक्टली किसी तरीके से कंपोनेंट 17 में यूज़ कर पाता, या फिर मान लो हमारी नेस्टिंग बहुत आगे बढ़ गई है तो डायरेक्टली उस कंपोनेंट में यूज़ कर पाता। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे, बट रेस्ट एश्योर्ड कि यार इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो इस गारंटी और इस फोल्डर को VS कोड में खोलते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को खोल रहा हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं वही करूँगा जो कि मैं करता आ रहा हूँ, जो कि आपको भी पता है कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा करते हुए। npm create read at latest, फिर डॉट लगा दूंगा, फिर यहाँ पर मैं इग्नोर फाइल्स एंड कंटिन्यू करूँगा। बेसिकली ये कह रहा है कि आपकी फाइल्स हैं भाई, यहाँ पर आप फैलाना चाहते हो या नहीं फैलाना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइल ऐसी नहीं है जो ओवरराइट होगी, आगे बढ़ो और npmi करो, और npmi करने के बाद आपको सिंपली npm run dev कर देना है। और अगर आप लोग बोर हो रहे हो उतनी देर में सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो और पहले वीडियो में जाकर आप रिव्यू दे दो सिग्मा का इतनी देर में। और मेरा कंप्यूटर फास्ट है, कुछ लोगों के कंप्यूटर में स्लो भी चलेगा ये, ठीक है। अगर आपके पास एक स्लो कंप्यूटर है, एक ज़माने में मेरे पास भी स्लो कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन आज मेरे पास फास्ट कंप्यूटर है, तो ये एक बेसिक ऐप देता है हमको वीड, जो कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कई वीडियोज़ से। आपको भी पता होगा, हाँ भाई ठीक है, क्लिक करके मत फ्लॉन्ट करो, हमें भी पता है काउंटर इंक्रीज़ होगा। बट अभी जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है एक कंपोनेंट फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोनेंट स्लैश navbar.jsx, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं बनाऊंगा एक button.jsx, ठीक है। फिर button.jsx के साथ साथ मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक लेट अस से मैं एक कंपोनेंट 1.jsx बना रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कहोगे यार ये कंपोनेंट 1 नाम से क्या बना दिया, बट यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा कंपोनेंट 1 और यहाँ पर RAFCE करके यहाँ पर बटन लिखूँगा, और यहाँ पर RAFCE करके नैव बार लिखूँगा, ठीक है। नैव बार हूँ मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे नैव बार लिख देते हैं यार, इतने स्टाइल मानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब app.jsx हमारा एंट्री पॉइंट है। अब आप समझना कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर मान लो नैव बार लगाना है, तो आपको क्या, हाँ ठीक है लगा लो नैव बार, ठीक है, नैव बार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लिया नैव बार मैंने। इंपोर्ट भी कर लो नैव बार को, इंपोर्ट नैव बार लिखोगे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब नैव बार के अंदर मान लो मुझे बटन यूज़ करना है, भाई मेरी मर्जी मुझे करना है बटन यूज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करते हुए क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन भी यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर बटन ना यूज़ करके मैं कहूँगा कि यार मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है बटन का, तो क्यों ना मैं वो बटन कंपोनेंट यूज़ करूँ और इम्पोर्ट करूँ उस बटन को, इम्पोर्ट बटन, ठीक है। और उस बटन के अंदर मान लो मैंने लिखा है बटन और लिखा हुआ है कि आई एम अ बटन, और यहाँ पर मान लो एक
मैंने इसी के अंदर एक स्पैन यूज़ किया हुआ है और इस स्पैन के अंदर कंपोनेंट वन जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और एंड ऑब्वियसली इंपोर्ट करूँगा कंपोनेंट वन को, ठीक है, इंपोर्ट कंपोनेंट वन, ठीक है। अब आप देखो कि हमारा जो हायरार्की है वो कुछ ऐसा है कि app.jsx हमारा है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या है, उसके अंदर हमारा navbar है, ठीक है, navbar.jsx है। अब navbar.jsx के अंदर हमारा क्या है, बटन है, ठीक है, ये बटन कंपोनेंट, ठीक है, बटन कंपोनेंट है, बटन.jsx है, और बटन.jsx के अंदर हमारा क्या है, कंपोनेंट 1.jsx, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ फाइल को, और यहाँ पर our app.md कर देता हूँ उसको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में रहे चीज़ें, ठीक है, यहीं पर रख देता हूँ उसको मैं, ठीक है, और app.md के नाम से मैंने फाइल बना दी है, गिटहब पे आपको मिल जाएगी जब भी आप सोर्स कोड एक्सेस करोगे तो ऐप के अंदर है नैवबार के अंदर बटन के अंदर कंपोनेंट वन। अब मान लो कि इस काउंटर को, ये जो काउंटर चल रहा है यहाँ पर, मैं भेजना चाहता हूँ कंपोनेंट वन तक, और कंपोनेंट वन मान लो क्या करता है कि यहाँ पर जो काउंटर की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करता है, बस इतना ही करता है, काउंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, ठीक है। अभी तो ये नहीं चलेगा, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl Z कर देता हूँ उसको, एक बार ये देखते हैं कि हमारी ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ कर रही है, नैवबार है, फिर कंपोनेंट वन और IAM बटन है। मान लो कंपोनेंट वन की जगह मैं चाहता हूँ कि जो हमारा काउंट है ना, जो वैल्यू है काउंट की, वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर काउंटर को लाना पड़ेगा, तो काउंटर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, काउंट को, एक्चुअली काउंट है नाम, मुझे इस तरह से प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, प्रॉप पास करना पड़ेगा काउंट, लेकिन अभी ये प्रॉप मिला है सिर्फ किसको, ये प्रॉप मिला है अभी सिर्फ नैवबार को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दोबारा से नैवबार से बटन में कुछ यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा डीस्ट्रक्चरिंग करके, या तो मैं प्रॉप्स यहाँ पर लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ props.count, आपको समझाता हूँ थोड़ा टाइम लेके, ठीक है, या तो मैं ये कर दूँ प्रॉप्स और यहाँ पर props.count कर दूँ, या फिर मैं इसको यहीं पर डीस्ट्रक्चर कर लूँ काउंट के नाम से, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और आप सोच रहे हैं इस बात को, दोनों एक ही बात क्यों है, ठीक है, या तो मैं ऐसे काउंट लिख लूँ, या मैं props.count, यहाँ props लिखूँ और यहाँ props.count लिखूँ, और यहाँ पे मुझे फिर पूरे पे props लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज props आ रहा है, props एक ऑब्जेक्ट है, props के अंदर एक काउंट है, यहाँ पर मैंने काउंट निकाल लिया अपने props ऑब्जेक्ट में से, डीस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ी है यार, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट मिला, मैंने दोबारा ये कर दिया। अब यही चीज़ मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे काउंट निकालना पड़ेगा और यहाँ काउंट इज इक्वल टू काउंट लिखना पड़ेगा कंपोनेंट वन में, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हम सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, तो मैं यहाँ पर काउंट लिखूँगा और अब मैं यहाँ पर काउंट को दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर काउंट लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कंपोनेंट वन, मैं काउंट लिख देता हूँ, और ये बिल्कुल सही काम करेगा। देखो मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ काउंट, यहाँ पर भी मेरा काउंट जो है बढ़ रहा है, ठीक है, नो सरप्राइजेस देयर व्हाटसोएवर, ठीक है। लेकिन क्या इतना कुछ करने की ज़रूरत थी, मतलब समझ रहे हो मैं कितने कंपोनेंट से पार करा के ला रहा हूँ काउंट को, यहाँ से लाया, फिर नैवबार में घुसेड़ा मैंने, फिर बटन के अंदर डाला इस काउंट को, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लाकर जस्ट इस काउंट को डिस्प्ले कराने के लिए इतनी मेहनत मैंने करी, ठीक है। तो यार ये तो डजेंट साउंड राइट यार, ठीक है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जस्ट सो दैट आप कंपैरिजन कर पाओ बाद में, मैं क्या करूँगा, app.jsx और कंपोनेंट वाला जो फोल्डर है यहाँ पर, इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा विदाउट, और इसका रिएक्ट ऐप से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए मैं, ताकि आपके पास कोड रहे, ठीक है। तो मैं SRC के अंदर ही रखता हूँ इस कोड को। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा और मैं लिखूँगा विदाउट कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है, जस्ट सो दैट आपके पास ये कोड रहे कि भाई विदाउट कॉन्टेक्स्ट API के कैसा था, तो मैं कोड को चेंज करूँगा, ठीक है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट API का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, इस काउंट की ज़रूरत नहीं थी, इसको एज प्रॉप पास करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप कहोगे यार तो ये काउंट कहाँ से मिलेगा कॉन्टेक्स्ट API से। मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, बट आई कैन अश्योर कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा, मुझे नैवबार में काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा सिंपल सा, और उसका नाम रखूँगा कॉन्टेक्स्ट। मैं ये विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाला फ़ोल्डर क्या करता हूँ ना, यहाँ से Ctrl X करता हूँ और इसको ना मैं पब्लिक में डाल देता हूँ, ठीक है, पब्लिक में डाल रहा हूँ यार मैं, ठीक है। ये न्यू फोल्डर क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको उड़ाता हूँ यार, ये न्यू फोल्डर क्या कर रहा है यहाँ पर, पब्लिक में डाल रहा हूँ, आप निकाल लेना पब्लिक में से, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन हो आपको। और यहाँ पर विदाउट कॉन्टेक्स्ट API, तो यार यहाँ पर मुझे VS कोड क्लोज करना पड़ा फाइल मूव करने के लिए, क्योंकि फोल्डर इन यूज़ करके आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से खोलता हूँ यार VS कोड को, और आप बस उसको मत देखो, मैंने बस आपको कोड मिल जाए इसलिए पब्लिक में डाल दिया विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाला कोड,
जिसको यूज़ करना होगा वो कर लेगा। अब देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स मैंने जिस तरह से फोल्डर बनाया उसी तरह से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर context.js नाम से बनाऊंगा, JSX नहीं JS नाम से बनाऊंगा, ठीक है। और आप देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कॉन्स्ट, और मान लो मैं काउंटर का एक कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ, मैं कहूँगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसकी इनिशियल वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसकी इनिशियल वैल्यू दे दूंगा। क्या होगी इसकी इनिशियल वैल्यू, मान लो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 0 देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर 0 दे दी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करूँगा अपने app.jsx में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने app.jsx में आऊँगा, और अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने app.jsx में यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपने इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट को फ्रॉम context.js, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपको ये क्या कर दिया यार, काउंटर कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर क्यों लिख दिया। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इस तरह से काउंटर कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दूं अपनी पूरी ऐप को, तो इसके अंदर जितना भी कुछ है उसके अंदर और उसके सारे कंपोनेंट्स में मुझे मेरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप ये सिंटेक्स काइंड ऑफ याद कर लो किस तरह से मैंने किया। बेसिकली context.js में हमें इस तरह से इंपोर्ट करके एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है app.js में आइडियली, नहीं तो आप कहीं और भी कर सकते हो इंपोर्ट। बेसिकली जहाँ भी इंपोर्ट करके इस तरह से रैप करोगे अपनी ऐप को काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में, तो इसके अंदर और इसके सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स में एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, मान लो मैं कहता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू काउंट। अब काउंट एक स्टेट है, मैंने स्टेट की वैल्यू को पास करा है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो वैल्यू इज इक्वल टू काउंट यहाँ पर मिल जाएगी नैव बार को, बटन को, कंपोनेंट 1 को, उसके अंदर भी कोई कंपोनेंट होगा तो मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि मैंने प्रोवाइडर के अंदर रैप किया हुआ है इसको, क्योंकि मैंने नैव बार को प्रोवाइडर में रैप किया हुआ है, नैव बार में तो उपलब्ध होगी, नैव बार के अंदर के कंपोनेंट्स में भी उपलब्ध होगी। अब मैं इस वैल्यू को सीधा यहाँ से कंपोनेंट 1.jsx से निकालूंगा। अभी प्रॉप तो हम पास कर नहीं रहे, तो ये मैं हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मुझे चाहिए काउंट की, मैं यूज़ करूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट करूँगा, एक्चुअली मुझे यहाँ पर कॉमा लगा के ही इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट, और मैं लिखूँगा काउंटर इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और काउंटर कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट भी हो गया। तो मैंने किया कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर अब काउंटर की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर मैंने ये किया तो यहाँ पर मुझे काउंटर की वैल्यू नहीं मिली। एक्चुअली मेरी ऐप स्टार्ट नहीं है, मैंने ऐप को स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे ऐप को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं मिली यार, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मिलनी चाहिए। ये देखो मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारा काउंट हमारी app.jsx में उपलब्ध था, वो काउंट हमने अब यूज़ कर लिया कहाँ पर, उसके अंदर के नेस्टेड कंपोनेंट्स में, कहीं भी चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार मैं चाहता हूँ कि यहाँ से, यानी कि इसी बटन पर क्लिक करें, अगर हम इस बटन पर अगर हम क्लिक करें तो ये चेंज भी हो जाए, ऐसा आता है यूज़ केस, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ऐसा यूज़ केस आता है। तो यार काउंट हमको आपको के उपलब्ध तो है, लेकिन काउंट को चेंज कैसे करें। तो जिस तरह से आपने काउंट को उपलब्ध कराया है, आप सेट काउंट को उपलब्ध करा लो। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग काउंट एज द वैल्यू, आप एक ऑब्जेक्ट को एज वैल्यू रखो जिसमें आप काउंट और सेट काउंट दोनों पास करोगे। तो आपने कहा काउंट भी उपलब्ध होगा, सेट काउंट भी उपलब्ध होगा, तो जो वैल्यू होगी अब वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको वैल्यू के नाम से पुकारो, फिर काउंटर के नाम से क्यों पुकारोगे, वैल्यू डॉट काउंटर होगा एक तो, सॉरी वैल्यू डॉट काउंट, नॉट काउंटर। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे चेंज करना है इस बटन के क्लिक पर, तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ यहाँ भी कर लूँगा, और मुझे जो मेरा सेट काउंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू ये, और मैं यहाँ पर इस बटन में ऑन क्लिक इज इक्वल टू, जिस तरह से यहाँ पर बटन में ऑन क्लिक दिया हुआ है जो कि चेंज करता है काउंट को, हम क्या करेंगे, सेम ऑन क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ये ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये किया, सेट काउंट काउंट प्लस 1 किया, और यहाँ पर हमारा जो काउंट होगा वो क्या होगा, वैल्यू डॉट सेट काउंट, ठीक है।
या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि डी स्ट्रक्चर कर लो, ऐसे करके सेट काउंट लिख दो यहाँ पर, बट वैल्यू डॉट सेट काउंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वैल्यू डॉट सेट काउंट मैंने किया और आप देखो कि मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक, यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड होपफुली आप चल जाएगी। अब ये देखो, इस पर क्लिक करने से तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन अब इस पर क्लिक करने से भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपके नेस्टेड कंपोनेंट्स में उपलब्ध हो जाए आपकी स्टेट, और आप चाहोगे कि आपकी स्टेट चेंज हो जाए, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यही थी ये एक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आई होप आपको समझ में आई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाकर अभी तक रिव्यू नहीं किया सिग्मा कोड्स को तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।